नमस्कार, मैं श्रेया एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मुद्दा में। आज हम मुद्दा में बात करने जा रहे हैं बिहार मांगे रोजगार के अध्यक्ष रंजय बिहारी जी से। अगर आप मुद्दा से अनजान हैं, तो मुद्दा एक सोशल इशू प्लेटफॉर्म है, जहां देश भर की खबरों के बीच में आपकी छोटी छोटी समस्याएं दब जाती हैं। वहीं मुद्दा के जरिए हम आपकी इन समस्याओं को उजागर करना चाहते हैं संबंधित पदाधिकारियों और लोगों के समक्ष। पिछले कुछ दिनों में हमने बिहार के समस्याओं के बारे में वार्तालाप किया था। यहाँ हमने ज्यादातर बेरोजगारी और बाढ़ के बारे में बात की थी, और आज हम बेरोजगारी की स्थिति और इसके सकारात्मक और सतत उपायों के बारे में बात करेंगे रंजय जी के साथ। तो लीजिए, रंजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते रंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुद्दा में। आप कैसे हैं? बढ़िया, आपको भी नमस्कार। और जो भी लोग जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे बाद में देखेंगे, सबको प्रणाम करते हैं और आपको धन्यवाद भी कहते हैं कि आपने हमें बुलाया इस प्लेटफॉर्म पर। जी, शुरू करते हैं। जी, धन्यवाद रंजय जी। सबसे पहले तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप यहाँ आए मुद्दा पर, और आज आप हमारे साथ बात करेंगे बिहार की बेरोजगारी के बारे में। रंजय जी, अगर हम बात करें तो आप गया से हैं, आप गया के निवासी हैं, और 2016 से आप बिहार मांगे रोजगार के अध्यक्ष भी हैं। अतः मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम आज इस जमीनी और बहुत ही जरूरी समस्या के बारे में बात करेंगे, इस पर प्रकाश डालेंगे और शायद इसका कोई हल भी सोच सके। बिहार में बेरोजगारी की अगर मैं बात करूं तो बिहार में पहले से ही रोजगार की बहुत कमी थी। फिर 2020 में कोरोना के कारण और लॉकडाउन के कारण अप्रैल में बेरोजगारी का दर 23.5% की वृद्धि हुई, और इस साल मार्च में रोजगार में 6.5% की वृद्धि हुई। लेकिन दोबारा अप्रैल में बेरोजगारी जो है वो 8% बढ़ गई। इससे बिहार को बहुत बड़ा धक्का लगा, और आंकड़ों से ये साफ दिख रहा है रंजय जी कि कोरोना का रोजगार पर बहुत ही भारी असर पड़ा है, और ये बहुत ही अनिश्चित स्थिति हो गई है आज के दिन। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आपने होमवर्क ठीक से नहीं किया, और ये जो परसेंटेज बता रही हैं कि इतना बढ़ गया इतना घट गया, मैं कहता हूं कि कोरोना से कुछ फर्क नहीं पड़ा। बिहार में बेरोजगारी बढ़ी नहीं है, जैसे का तैसा है। न बेरोजगारी बढ़ी है, न लोगों की आय बढ़ी है। अब कहेंगे कैसे, तो आप देख लीजिए हमारे सरकार का मंत्रिमंडल। क्या नीतीश कुमार जी की आय कम हुई इस कोरोना काल में? किसी भी एक मंत्री की आय कम हुई इस कोरोना काल में? एक विधायक, एक सांसद का आय कम हुआ इस कोरोना काल में? नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि इस कोरोना काल के चलते किसी के आय में कोई फर्क पड़ा है, और इस सरकार के लिए यही बिहार है। ये मंत्रिमंडल और इनके आसपास के जो लोग हैं ना, सरकारी उससे जुड़े हुए, वही बिहार है। हम जनता की छोड़ दीजिए, हम जनता बिहार में आते ही नहीं है। हम तो बस ऐसे ही जी रहे हैं, सालों से जी रहे हैं। कोरोना काल हो या ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। हम लोग कल भी बेकार थे, आज भी बेकार है। ये सब परसेंटेज जो है सब बेकार है, कहीं कोई मायने नहीं रखता है। कल भी हम ट्रेनों में ठूस ठूस के जा रहे थे, आज भी ट्रेनों में ठूस ठूस के जा रहे हैं। हमारे यहाँ रोजगार था कब? हमारे यहाँ आजादी से पहले रोजगार था। आज रोजगार था कहां जो चला गया? कुछ नहीं गया। कौन सी मिलें बंद हुई इस कोरोना काल में बिहार में? बिहार में तो था ही नहीं, शुरू ही नहीं किया था। जो मिल बंद है, आपके चीनी मिल 23 बंद पड़े हैं, वो बंद ही है, ताले लटक रहे हैं बरसों से। तो उस पर कोरोना काल में कोई फर्क नहीं पड़ा। नीतीश बाबू ने कहा था कि जो प्रवासी बिहारी हैं वो आ जाएं, उनको हम यही रोजी रोजगार देंगे। किनको रोजगार दिया वो नीतीश बाबू जानते हैं, क्योंकि लोगों को तो नहीं मिला। आसपास में कोई फैक्ट्रियां खुलती हुई तो दिखी नहीं, कोई इंडस्ट्री तो लगा नहीं।
कोई बड़े उद्योग लगेगा नहीं, कहां दिया रोजगार। और ये लोग एक बात अजीब करते हैं जो आज तक मेरे पल्ले नहीं पड़ा, मेरे समझ में नहीं आया। जब भी रोजगार की बात करते हैं सिर्फ मजदूरों की बात करते हैं। क्या बिहार से जो प्रवास करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, वो केवल मजदूर जाते हैं जिनको ये मनरेगा में काम देंगे? उनके अलावा कोई लोग नहीं है क्या? वो जो एक्सपोर्ट हाउसेस में काम करते हैं, कहीं दूसरे ऑफिसेस में काम करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम करता है, मैनेजर और अच्छे अच्छे पदों पर भी काम करते हैं लोग, वो क्या बेरोजगार में नहीं है? कुल मिला के कह देते हैं कि हम मनरेगा के तहत काम देंगे। क्या मजाक है? तो हम लोग मजाक के पात्र हैं। आम बिहारी, इनके लिए बिहार इनका मंत्रिमंडल है, सदन है, 243-42 लोग जो हैं उनके रोजी रोजगार पर कोई फर्क नहीं पड़ा है बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। तो मतलब आपके अनुसार ये जो आंकड़े मैंने आज बोले वो एकदम खोखले हैं और गुमराह करने वाले आंकड़े हैं? नहीं, ये हमारे लिए है, हम जनता के लिए है। नीतीश जी को इनसे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनके विधायक, उनके सांसद सब रोजगार में हैं और उनकी आय भी कमी नहीं, किसी की सैलरी 10% भी नहीं कमी। एक नैतिकता होती कि कोरोना काल चल रहा है, लोग जूझ रहे हैं, हम अपनी सैलरी 10% कम कर लें। मैं आपके आंकड़ों के बहाने उन पर वो बात सामने मैंने रखी, आपके आंकड़े बिल्कुल दुरुस्त हैं। जी शुक्रिया रंजय जी। आपने बात की अभी बड़े बड़े पदों पे जो ऑफिसर्स पलायन करते हैं उनके बारे में, तो स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग जो हैं उनको छोड़ करके अगर मैं बात करूं ग्रेजुएट और पीजी वाले छात्रों की, तो इनकी बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो 78% है। 78% कम नहीं होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके कारण क्या हो सकते हैं? नजरअंदाजी या क्या? देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि हमने कभी इस पर काम ही नहीं किया कि बिहारियों को बिहार में रोजी रोजगार मिले। तो बेरोजगारी तो लाजमी है कि होगी ही होगी। जब हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं रोजगार देने के लिए, तो बेरोजगारी तो होगी ही होगी। और जहां तक आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं या दूसरे पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं, देखिए एक बड़ी बात है कि हमारे बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो प्रोडिकल साइंस है। सुना है कभी आपने? प्रोडिकल साइंस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप हमारे स्कूलों की स्थिति, प्रोडिकल साइंस आई गेस आपको हो गया होगा, आप ट्रैक रखती हैं तो जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसा सब्जेक्ट होता नहीं है, ठीक है। तो हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से प्रोडिकल साइंस है और उससे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, उनका बेरोजगारी लाजमी है। हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही वीक है। आज जो स्कूलों की स्थिति है, कॉलेजों की स्थिति है, 40% पद जो है वो वैकेंट है। तो सोचिए जब 40% टीचर्स नहीं होंगे तो कैसी पढ़ाई होगी? कॉलेजों की स्थिति में बताता हूं। गया कॉलेज गया का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहां पर मैं गया हुआ था, किसी से ऐसे ही बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि भैया एक व्यक्ति 3-3 डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। क्या कमाल की शिक्षा होगी। आप बिहार के किसी भी कॉलेज का लैब देख लीजिए, उसमें क्या व्यवस्था है किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्था से बच्चे पढ़कर निकलेंगे तो क्या दावा करेंगे। हालांकि एक बड़ी पॉजिटिव बात है कि पूरे देश में बिहारी टैलेंट का लोग लोहा मानते हैं। मैं खुद रहा हूं 15 साल बाहर, सब जगह ये आम राय है कि बिहारी बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो जो जहां जिस स्थिति में पहुंच पाया है वो अपनी बदौलत पहुंच पाया है, सरकार ने कोई व्यवस्था दी नहीं। इस पर फोकस करने की जरूरत है। एक तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, व्यवस्था है, उसमें रोजगार के लिए कहीं कोई जगह होती नहीं है जिसको पढ़ के आप कुछ जा सकें, बन सकें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आप प्रैक्टिकली महसूस भी करती होंगी कि आप कभी कभी बैंक में जाइए तो आपको 12th पास बच्चा आपको फॉर्म भरने उसको नहीं आता है।
क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ है और उसने जो पढ़ा वो बिल्कुल अलग ही दुनिया में कुछ पढ़ा। तो अगर उस 78% को और बाकी चीजों को हमें एड्रेस करना है तो शिक्षा की क्वालिटी पर भी। जी धन्यवाद रंजय जी। लेकिन आप जैसा आप कह रहे हैं उस हिसाब से मुझे जो समझ में आया है, हमारे पास 40% सीट्स वैकेंट है टीचर के लिए, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर भी बेरोजगारी है। ये तो बहुत ही व्यंग्यात्मक और बहुत ही, दोबारा मुझे तो खोखला लग रहा है। और दूसरी बात आप जी, और दूसरी बात जो आपने, हाँ जी प्लीज रंजय जी कंटिन्यू। मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये विडंबना ही है कि एक तरफ 40% जो है वो सीट वैकेंट्स है और दूसरी तरफ लोग बेरोजगार हैं। जी, और एक चीज और आपने कही कि यहाँ पर टैलेंट, बिहार की टैलेंट का लोहा मानते हैं लोग, और इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि वहां पर बिहार से जो लोग भी आगे बढ़ते हैं वो अपनी काबिलियत पे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो ये जो अपनी काबिलियत पे आगे बढ़ने वाली बात है, ये सिर्फ कुछ गिने चुने बिहारियों के लिए क्यों है? ऐसा हम क्यों नहीं कह सकते कि ठीक है सरकार की तरफ से कुछ कमियां होंगी, लेकिन जो बाकी दिक्कतें हैं या जो बाकी आप में पोटेंशियल है, आप उसको खुद से क्यों नहीं उजागर कर पा रहे हैं? आज की डेट में आपके पास सोशल मीडिया है, आप अगर सोशल मीडिया के रहते, इंटरनेट के रहते, अगर आप ये बोल रहे हैं कि सरकार के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अजीब मुझे लग रहा है। देखिए, आपके बच्चे के पास में टैलेंट होने के बावजूद उनको एक गाइड की जरूरत होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है, राह दिखाने की जरूरत होती है, और उसमें कहीं ना कहीं हमारे लीडरशिप की भूमिका होती है, सरकार की भूमिका होती है, समाज की भूमिका होती है। उसमें हम कमजोर हैं, वो भूमिका हम ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। तो इसके स्टेक होल्डर्स मतलब आपके अनुसार सभी हैं, सभी नागरिक हैं, सिर्फ सरकार को ही हम नहीं ब्लेम कर सकते यहाँ पर? देखिए, हम सरकार किस लिए चुनते हैं? सरकार का कॉन्सेप्ट क्या है? हमने ये विचार किया कि हर व्यक्ति अपना घर चलाए और लोग कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे आगे बढ़े, राज्य कैसे आगे बढ़े, इसके लिए सरकार हो। हम अपने टैक्स के पैसों से उनको सैलरी देते हैं कि वो हमें तरक्की की तरफ हमारा नेतृत्व करें, लीड करें। तो हम उन पर दोष क्यों नहीं देंगे? सरकार के ऊपर दोष क्यों नहीं होगा? तो मेजर जो दोष है वो सरकार पर ही जाएगा, उससे सरकार बच नहीं सकती, उससे लीडरशिप बच नहीं सकता है। जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार को हम टैक्स इसलिए देते हैं, लेकिन आप एक चीज और देखिए, जब भी गवर्नमेंट स्कूल्स में निरीक्षण होता है उसके पहले हमेशा सरकार की तरफ से एक नोटिस जाता है कि यहाँ निरीक्षण करने के लिए प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर कोई आएंगे, और उसके बाद वो स्कूल ऐसा चमक जाता है जैसे वहां तो कोई कमी ही नहीं हो। तो क्या हम ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स छुपाते नहीं है सरकार से? कौन छुपाता है? सरकार की मशीनरी है कि भैया अलर्ट हो जाओ, जब हम आएंगे तब तुम दुरुस्त रखना। तो कौन छुपा रहा है? सरकार ही छुपा रही है, ताकि जब लोगों के सामने चीजें जो आए वो बढ़िया बढ़िया लिपा पोता है। जनता तो नहीं करती है कि अच्छा पहले से पता चल गया किसी भी तरह से और हमने लिप पोत के या व्यवस्था ठीक करके हमने रख लिया ताकि सरकार आए तो उसको अच्छा दिखे। ये पेरेंट्स तो नहीं करते हैं, ये तो सरकार ही करती है। सरकार ही पहले सूचना देती है, फिर ठीक करती है, फिर वहां जाती है, फिर अपनी पीठ थपथपाती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है उनका ही है। मतलब ये सिर्फ एक दिखावा हो रहा है। आपने ही कहा ही है। आपके अनुसार निरीक्षण खुद में ही एक दिखावा है जो गवर्नमेंट की साजिश है एक तरह से, बिल्कुल अपनी गलती छुपाने की। आज के समय में बहुत सारी चीजें हैं और जिससे आप उनका निरीक्षण कर सकते हैं, उनके ऊपर टैब रख सकते हैं। एक सीसीटीवी बहुत ही बेसिक चीज है। क्या दिक्कत है अगर हम पूरे बिहार के स्कूलों में सीसीटीवी लगा दें, हर क्लास में सीसीटीवी हो और उसका एक्सेस जो हो वो डीएम साहब के पास में हो, शिक्षा विभाग के पास में हो, और जो गार्जियन है उनके लिए भी हो।
ताकि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं वो सामने आ सके। आपने तमाम न्यूज चैनलों पर देखे होंगे कि जब भी न्यूज रिपोर्टर जाके वहां पर निरीक्षण करते हैं और मतलब उनका जो बाइट होता है और जो सामने चीजें आती है, किसी को नाउन की परिभाषा नहीं आ रही है, कोई हिंदी नहीं लिख पा रहा है, कोई अपना नाम ठीक से नहीं लिख पा रहा है, तो वो वाला एक निरीक्षण और एक जब सरकार के अधिकारी जाते हैं वो वाला निरीक्षण, दोनों में फर्क क्यों है? बहुत सारी आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हम बैठे हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती थी जिसके ऊपर सरकार कभी विचार ही नहीं करती है। हमारी सरकार जो खास करके बिहार सरकार है, उनकी देखिए पॉलिसी, हर पॉलिसी अच्छी होती है। जब आप एसी रूम में बैठते हैं, किसी चीज के ऊपर विचार करने लगते हैं, अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, पेपर पर भी आप जब डालते हैं तो सब बढ़िया बढ़िया लिख लेते हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो दोनों चीजें यहाँ पर मिसिंग है। आपको मैं बताता हूँ, आप जब भी समय मिले, अभी भी टीम कर सकती है तो कर सकती है। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार जी ने सदन में ये बात कही है कि विपक्ष वाले सवाल उठाते हैं कि हमने गलत टीचर अपॉइंट कर लिए, अयोग्य टीचर, अयोग्य ऐसी भाषा है उनकी, अयोग्य टीचर अपॉइंट कर लिए। अरे हम तो कहते हैं कि ले लो इनका परीक्षा, इनसे पूछ लो बिहार की राजधानी कहाँ है, देश की राजधानी कहाँ है। अब बताइए, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे टीचर से, और उसके बेसिस पर जो क्वालिफाई होगा वो हमारे बच्चों को टीच करेगा। तो जहां सोच में ही खोट है, जो एग्जीक्यूट करने वाला है, जो हमारा बॉस है, वही ऐसा सोचता है कि हम हल्का फुल्का सवाल पूछ के और टीचर की बहाली ले लेंगे, तो कहां से क्वालिटी आएगी? हमारे टीचर्स कहां से हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? आज ये समय कंपटीशन का समय है, इसमें एक से एक टैलेंटेड टीचर्स चाहिए जो हमारे बच्चों को एडुकेट कर सकें, ताकि हमारे बच्चे आगे जा सकें। और वो मिसिंग है। योजनाएं हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है। जी, तो मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन का जो बात आपने अभी कही है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार तो हैं ही। डेमोक्रेटिक कंट्री है रंजय जी, और डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, मुझे जो पता है, मेरे अनुसार सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो होता है वो जनता होती है। आप अपनी आवाज रखेंगे तो आपकी आवाज सुनी जाएगी, और अगर आप अपने सारे पावर्स को यूज करेंगे तो आप जो चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच होगा ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो निरीक्षण की कमी है या कुछ भी है, या जो भी झोल है या जो भी प्रॉब्लम है, इनके सॉल्यूशंस के लिए हमें कहीं ना कहीं पहल करना होगा। ठीक है, 2-3 चीजें हैं। पहला कि सुबह उठ के मुझे काम कहां मिलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, वो आम आदमी सोचे या झंडा लेके कहीं पर जाए। ठीक है, क्या करे, पेट भरे काम। मैं कर रहा हूं, आज 4-5 साल से संघर्ष कर रहा हूं, मैं आवाज उठा रहा हूं, मैं जानता हूं कि कैसे हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। जब पार्टियां रैली करती हैं, जब भीड़ जुटाती है, उसके लिए वो कितने पैसे खर्च करती है आपको पता है। आम आदमी रोजी रोटी में, पलायन में उलझा हुआ है। आपको तो मतलब ये पता है ऑलरेडी कि कितने % लोग जो है बाहर हैं। 4.4 मिलियन पीपल, यानी 44, 45, 50 लाख लोग हर साल बाहर जाते हैं। जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है वो बेचारा बाहर निकल जाता है, वहां जाके रोजी रोटी कमाता है, अपना घर परिवार चलाता है। अब सरकार के खिलाफ कितनी आवाज उठाते रहे। दूसरी बात कि एक और हर चीज सामने है आपके, बस उसको सामने लाने की जरूरत है। एक रैली में एक बच्चा कुछ उठकर बोला तो डीएम साहब को आदेश दे रहे हैं हमारे सीएम साहब कि देखो देखो वो कौन बच्चा है, उसका नाम नोट कीजिए। तो मतलब उसको दबाने की कोशिश। तो क्या हर कोई भगत सिंह बनने के लिए तैयार हो जाए? फिर हम उनको क्यों चुनते हैं? हाँ, हमारी गलती है, हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम जात पात में बैठ के निजी स्वार्थ में से प्रेरित होकर गलत लोगों को चुन रहे हैं, गलत लोगों को विधानसभा में भेज रहे हैं, गलत सरकार बना रहे हैं। ये हमारी गलती है, और इसके पीछे कारण यही है। फिर अगेन आ जाता है हमारा पिछड़ापन, हमारा हमारे अंदर जागरूकता की कमी।
तो जब देश आजाद हुआ तो जागरूक करने की लोगों को किसकी जिम्मेदारी थी? लोगों की जिम्मेदारी थी, ये नेताओं की जिम्मेदारी थी कि आम जन को जागरूक करें, शिक्षा के प्रति प्रेरित करें, उन्हें शिक्षित करें। और लोग शिक्षित हुए नहीं तो उनको तो 5 किलो गेहूं मिल जाता है, वो खुश हो जाते हैं, नेताजी की जय हो। ऐसी स्थिति में हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अहम बात कही है। और अगर एक चीज और है, अगर अगर ये जो सब्सिडाइज्ड रेट पे राशन दिया जा रहा है, अगर ये हटा दी जाए तो और काम दे दिया जाए, फिर कम से कम मुझे जो पता है, मैं जहां रहती हूँ वहां पर यही होता है कि अगर सब्सिडाइज्ड राशन कैंसिल कर दिया जाए और सब्सिडाइज्ड राशन की जगह रोजगार मिल जाए, तो फिर लोग खड़े हो जाते हैं कि हमें रोजगार तो मिला लेकिन हमें उतने पैसे नहीं मिल रहे या हमें राशन नहीं मिल रहा है। जो चीज उनसे ली गई उसके बारे में फिर वो आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। मतलब लोगों को कहीं ना कहीं मुफ्त में पैसे चाहिए होते हैं, मुफ्त में सब चीज चाहिए होती है, लेकिन मेहनत नहीं करना होता है। क्या ये टेंडेंसी बिहार वालों में है? बिल्कुल है। आदत किसने लगाई? आदत किसने लगाई? इन्होंने ही तो लगाई। इन चंद नेताओं ने ही तो आदत लगाई कि हम ये एक से एक बढ़ के देता है। कोई कहता है कि लैपटॉप फ्री दे देंगे, कोई कहता है कि लैपटॉप के साथ इंटरनेट भी फ्री दे देंगे। क्यों भाई? जी रंजय जी, रंजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद उनका नेट चला गया है, तो हम थोड़ी देर उनका इंतजार कर सकते हैं जब तक हम इस बारे में वापस बात करें। तब तक मैं और कुछ आंकड़े आपके सामने रखती हूँ जो कि ज्यादातर तो बेरोजगारी से रिलेटेड हैं, लेकिन हाँ एक चीज और है। जब जब लॉकडाउन हुआ था पहला, उस समय एक लहर हुई थी जब लोग अपने जगहों पे जा रहे थे, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह वापस पलायन कर रहे थे। ज्यादातर लोग, जैसा कि रंजय जी ने कहा, कि वे थे हरियाणा या पंजाब से आते थे और वे बिहार के रहने वाले थे। तो ये जो पलायन का चक्र है, जैसा हमने पहले अनूप जी और बलदेव जी के साथ देखा था और जैसा कि अभी हम रंजय जी के साथ बात कर रहे हैं, तो ये जो एक पलायन का चक्र है ये कहीं रुक नहीं रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं जिनके बारे में हमने पहले चर्चा की है और शायद इनके बारे में हम अभी चर्चा भी करेंगे। और जैसा कि मैं कमेंट सेक्शन में देख पा रही हूँ, आप सभी ने कुछ ना कुछ जरूर लिखा है बेरोजगारी को लेके। एक पॉइंट जो मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव सा लग रहा है और बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है कि चंदन जी बोल रहे हैं बिहार में नौकरी के लिए शिक्षा नहीं पैसे की जरूरत होती है, ऊपर से लेकर नीचे तक घूसखोरी है। तो इस बात से आप कितने सहमत हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही अहम चीज है या ये बहुत ही अहम परेशानी है, तो फिर हम इन परेशानियों के बारे में आगे और चर्चा कर सकते हैं। और इन बातों को अगर आपको पहुंचाना है संबंधित पदाधिकारियों तक या आम जनता पर, तो आप मुद्दा ऐप पे आ सकते हैं। वहां पर आकर के आप इसके बारे में लोकल लेवल, स्टेट लेवल या फिर गवर्नमेंट, नेशनल लेवल गवर्नमेंट तक, सब तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं और अपनी राय इस पर रख सकते हैं। तो वापस रंजय जी आ गए हैं। जी जी आई थिंक क्षमा चाहते हैं, पहले इंटरनेट का भयंकर इशू है। जी तो अभी तक हमने बात की, बहुत सारी बातें की हमने सरकार की सारी योजनाओं और सब्सिडीज को लेकर के। एक छोटी सी बात जो मुझे थोड़ा अजीब लगती है और जो मुझे लगता है कि हमें जिसके बारे में बात करना चाहिए, हमने इकोनॉमिक्स की बुक्स में अपनी पढ़ा था 9th और 10th में कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। और
सीजनल एम्प्लॉयमेंट बिहार में बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है या बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसको बिहार सरकार एम्प्लॉयमेंट का नाम देती है और इसके कारण एम्प्लॉयमेंट के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले शुरू करते हैं वहीं से जहां पर हमने छोड़ा था कि आपने कहा कि फ्री और रोजगार, हमने तो कभी रोजगार दिया ही नहीं। हमने तो आज तक जो बिहार में हमारी सरकारों ने हम पर शासन किया वो फ्री के बदौलत ही किया, रोजगार तो दिया ही नहीं। तो कैसे लोग रिएक्ट करेंगे, ये सिर्फ अभी एक कपोल कल्पना है। हमें रोजगार पर काम करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि लोग जो मांगते हैं वो सरकारें दे देती है, ऐसा तो है नहीं। सरकारें वही देती है जो उनके एजेंडे में फिट आता है। ये सब बहाने हैं। सीधा सीधा सरकार को रोजगार पर काम करना होगा। बंद मिलें हमारे यहाँ, चीनी मिलें हैं, कॉटन मिलें हैं, जूट मिल है, इसको चालू कराना होगा। हमारे गया में एरू स्टील प्लांट की बात की थी इन्होंने 2013 में, रामविलास पासवान जी ने नींव रखी थी। आज 8 साल 9 साल हो गए, कहीं कोई अता पता नहीं है। ऐसे जितने भी हैं संस्थान उसको चालू कराने होंगे ताकि लोगों को रोजी रोजगार मिले। जब उनकी आय होगी, उनके जेब में पैसे आएंगे, तब वो हाथ नहीं फैलाएंगे। बहुत सारा तबका आज भी बिहार में है। ऐसा नहीं है कि सब कोई फ्री वाला राशन लेके आता है या सब्सिडी वाला राशन लेके आता है। लोग हैं जिनके पास आय है वो राशन नहीं लाते हैं। आपको क्या लगता है एलपीजी का जो सब्सिडी छोड़ने की बात करी थी मोदी जी ने, उसमें बिहार के लोगों ने नहीं छोड़ा, बिहार के लोगों ने भी छोड़ा। बशर्ते कि सरकार पर जब भरोसा होता है कि सरकार अच्छे कदम उठाएगी तो लोग त्याग भी करते हैं। लीडरशिप में भरोसा होना चाहिए। अब आते हैं हम आपके दूसरे सवाल की तरफ, जिसे एक बार आप फिर से रिपीट कर दीजिए ताकि रिन्यू हो जाए। जी उसके पहले मैं आपसे एक दूसरा प्रश्न पूछना चाहूंगी। जब आपका नेट गया था तब मैंने एक कमेंट पढ़ा था। चंदन जी कह रहे हैं बिहार में नौकरी के लिए शिक्षा की नहीं पैसे की जरूरत होती है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि एक तो इसमें क्या तथ्यता है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक चीज और है कि क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्या रोजगार के लिए साक्षरता जरूरी है? चंदन जी ने जो व्यंग किया है वो अपने आप में स्थान रखता है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। जिस तरह के करप्शन के न्यूज सामने आते हैं उससे आप भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं, चंदन जी भी जानते हैं। तो उनका इशारा उसी तरफ है कि बिहार में करप्शन इस लेवल पर बढ़ गया है कि यहाँ पर टैलेंट की नहीं बल्कि जेब में पैसों की जरूरत है नौकरी पाने के लिए। इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर रहा है, हम भी इनकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और जहां तक बात साक्षरता या ना साक्षरता की है तो दोनों चीजें हैं। अगर आप साक्षर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, एडुकेटेड होंगे, टैलेंटेड होंगे, बेहतर जॉब पाएंगे, बेहतर रोजगार कर सकेंगे। अगर नहीं पढ़े लिखे होंगे तो उनके लिए भी रोजगार की जगह है। ऐसा नहीं है कि सारे काम जो है पढ़े लिखे लोग ही करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे काम ऐसे हैं जिससे पढ़े लिखे लोग बचते हैं। तो जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, साक्षर नहीं होंगे, उनके लिए वो काम ऑटोमेटिक ही चला जाता है। लेकिन अफसोस है हमारे यहाँ हमारी सरकार ही मानती है मिट्टी कोड़ने के काम को ही रोजगार मानती है, तभी तो वो बार बार मनरेगा की बात करती है। इसके अलावा उनको कोई रोजगार नहीं दिखता है। जी धन्यवाद रंजय जी। अब जो मेरा पिछला प्रश्न था वो ये था कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट जो है ये बिहार की गवर्नमेंट जो है इसे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मानती है, जो कि मेरे अनुसार बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे या इससे ओवरकम करने के लिए आपके अनुसार क्या स्टेप्स होने चाहिए? देखिए हमारे यहाँ छिपी हुई बेरोजगारी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये सबसे ज्यादा है। मैं गांव से आता हूँ, गांव का ही हूँ।
हमारे यहाँ जो खेती में काम होता है, मेजर काम बिहार जो है कृषि प्रधान होने के चलते रोजी रोटी का मेजर जो साधन है वो खेती ही है। खेती में धान के समय जो कि अभी चल रहा है और गेहूं के समय, खरीफ और रबी, ये 2 सीजन मोटा मोटी काम करते हैं लोग, और बीच में बिल्कुल भी काम नहीं होता। और टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारा जो काम है वो उसमें भी रिड्यूस हो गया है, तो उस बाकी का टाइम जो है वो नॉन प्रोडक्टिव जाता है। किसी भी तरह से गांव में यूथ जो है वो टाइम पास करते हैं, टाइम पास करने को मजबूर है। और जहां तक ओवरकम करने की बात है, देखिए मेरा मानना है कि अब खेती जो है अकेला आपका पेट नहीं भर सकता या तरक्की नहीं दे सकता बिहार को। खेती और उद्योग दोनों को हैंड इन हैंड आगे बढ़ना हो, तभी हमारा बिहार तरक्की कर सकता है। अब सोच के देखिए कि 5 लाख 2 लाख की आबादी में एक इंडस्ट्री हो, जो गांव में लोग हैं अपना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि खेत में 4 घंटा काम करेंगे, 2 घंटा काम करेंगे तो उनका गुजारा हो जाएगा, खेती ठीक ठाक हो जाएगी, हैमर नहीं हो। वो दिन भर 8 घंटा काम कर सकते हैं इंडस्ट्री में और उसके साथ साथ अपना खेती कर सकते हैं। ऐसी स्थिति जब बनेगी तभी ये जो छिपी हुई बेरोजगारी या सीजनल रोजगार जो कह रहे हैं उससे हम ओवरकम कर पाएंगे। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार तो ये भी कह देगी कभी कि हमारे यहाँ 100% लोग फुल टाइम 365 डेज एम्प्लॉयड है। आंकड़ों का खेल है, खेल लेंगे, उसमें क्या है। आप कौन सा, हर कोई एजेंसी है कि कहेगी अच्छा सरकार ने ऐसा कहा, हम एक सर्वे कराते हैं और सामने फैक्ट रखेंगे। कौन करने जा रहा है? जो सरकार ने कह दिया बड़े बड़े अखबारों में देगी, लोग भी मान लेंगे, भले वो घर में बेरोजगार बैठे हैं वो मान लेगी कि अरे हमको तो रोजगार है। ऐसे ही होगा, बहुत सारी चीजें सरकार चिक चिक के कह देती है, हमें लगता है कि सही ही होगा, भाई सरकार कह रही है तो वैसे ही ये वाला जुमला है। जी बिल्कुल रंजय जी, लेकिन आपने यहाँ पर एक सुझाव दिया कि एक इंसान अगर चाहे तो थोड़ी देर इंडस्ट्रियल वर्क कर ले और उसके बाद फिर एग्रीकल्चर का काम कर ले। जी तो लेकिन इससे भी तो हमारा कहीं ना कहीं ये समस्या हो रही है ना कि जिस इंसान के पास पहले एम्प्लॉयमेंट है वो दोबारा एग्रीकल्चर में जाके एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। इसकी बजाय अगर एक इंसान इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में अगर है, तो अगर कोई दूसरा जो कि अनएम्प्लॉयड है या बेरोजगार है, क्यों ना हम उसी को ये एग्रीकल्चर वाला काम दे दें। ठीक बात है। देखिए वो तो इफ एल्स वाली जो स्थिति है कि अगर हमारे पास ऐसा होगा तो वैसा कर लेंगे, वो वाली स्थिति है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री तो है ही नहीं। हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री पहले लगे, उसके बाद एक भाई खेती में काम करेगा, एक भाई इंडस्ट्री में काम करेगा, ऐसा करना है। या जो खेती में काम कर रहा है वो ही इंडस्ट्री में भी काम करेगा, वो ऐसा करना है। ये सब तो इमेजिनरी चीजें हैं, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन पहले जो बेसिक चीज है वो है इंडस्ट्री लाना, और एग्री बेस्ड इंडस्ट्री हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो खेती में भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी भी आय बढ़ सकती है। जी धन्यवाद। लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज की कमी है उसकी पहल अब कौन करेगा, आप ये बताइए। उद्योग मंत्री हमने मटर छीलने के लिए रखे हैं क्या? आप ये देखिए कि बिहार में मधुबनी और दरभंगा, मतलब पूरा मिथिलांचल, लगभग 3 महीने पानी भरा रहता है इस इलाके में। तो अब यहाँ पर आप बताइए कौन सा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आकर के यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहेगा। तो इसके लिए जो बाइडेन आएंगे क्या उनको सॉल्व करने के लिए? बाढ़ की जो समस्या है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। किससे रिक्वेस्ट करें? जो बाइडेन से कि आके यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हम हैं ऐसे जगह पर जहां पर कि एक से एक चीजें हो रही है। क्या इस बाढ़ का सॉल्यूशन नहीं है? है ना? इस पर काम क्यों नहीं करते?
जब हम उद्योग मंत्री की बात कर रहे हैं तो उनको लॉ ऑर्डर वाले का भी सपोर्ट चाहिए होता है, मुख्यमंत्री का भी सपोर्ट चाहिए होता है। डिफरेंट जब डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन होता है तब जाकर उद्योग आते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने या हमारी सरकारों ने, सरकार ने नहीं, हमारी सरकारों ने कभी भी मिथिला से बाढ़ हटाने के बारे में सोचा ही नहीं। मेरे लिए तो ये बाढ़ अपॉर्चुनिटी है। पानी की कितनी समस्या है। साउथ बिहार, बिहार को दो हिस्सों में मोटा मोटी लोग देखते हैं, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। तो नॉर्थ बिहार का जो इलाका हो गया आपका, मधुबनी जिसकी बात कर रही थी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, ये सब एरिया आता है। और साउथ बिहार जहां की हम हैं, गया, ये जो एरिया झारखंड से लगा हुआ है, इसको साउथ बिहार कहते हैं। साउथ बिहार में हमेशा पानी की दिक्कत होती है, नॉर्थ बिहार में हमेशा बाढ़ आती है। क्या आज के समय में हम इतना नहीं कर सकते कि नॉर्थ बिहार से जो पानी आए वो साउथ बिहार में हम मूव कर दें? हम इस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये स्टेजेस में होगा। अगर हमें नॉर्थ बिहार में उद्योग लगाने हैं तो पहले वहां के बाढ़ का समाधान करना होगा, उसके बाद उद्योग लगेंगे। बहुत सारे जो जगह है वहां पर हम पानी स्टोर भी कर सकते थे, लेक बना के स्टोर कर सकते थे। मुंबई का पूरा पानी जो सप्लाई है वो पवई लेक से है। वो पानी स्टोर करते हैं वहां पर और पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शहर में। हमने कभी इस पर प्रयास ही नहीं किया कि वहां से बाढ़ जाए। वो बाढ़ तो हमारे लिए ब्लेसिंग हो सकता है। साउथ बिहार में वो पानी आ जाए तो यहाँ जय हो जाए और वहां के लोग भी खुश हो जाए। तो सरकारों को कोऑर्डिनेशन में, मतलब मैं ये कहूं कि ये अलग सरकार की डिपार्टमेंट है, उद्योग मंत्रालय, और बाढ़ नियंत्रण दूसरे लोगों का काम है। एक ही सरकार का है ना, और उनको कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए। सरकार को सभी मुद्दों पर काम करना होगा। जी, ये तो आपने बहुत ही जरूरी बात कही और बहुत ही सटीक बात कही। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर सरकार की तरफ से पहल नहीं हो रही है तो जिस तरह मांझी था, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी कोई ऐसा इंसान आए जो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ऐसा रेवोल्यूशनरी काम करे, तो क्या ये दोबारा एक जनता की पहल नहीं होनी चाहिए? नहीं हो सकती। बहुत सारी कहानियां हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोगों ने, ऐसा नहीं है। आज देखिए बहुत ही गोल्डन टाइम है। आज से 30 साल, 40 साल, 25 साल पहले जो बिहारी अलग अलग जगहों पर गए थे, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, केरल, कर्नाटक, जहां भी गए थे, उस वक्त जो गए थे वो दूसरे हालात में गए थे। उस वक्त नॉन स्किल्ड थे, कहीं कुछ अता पता नहीं था, लोग चले गए या पढ़ने गए, वहीं पर उन्होंने जॉब कर ली। आज हमारे लिए एक बहुत ही सुखद स्थिति है कि जो बिहारी वहां उस स्थिति में जिन्होंने जर्नी शुरू करी थी, आज वो स्किलफुल हैं, स्किल्ड हैं। आज उनके पास टैलेंट है, आज कुछ लोगों के पास पैसा है और वो अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं और शायद यहाँ पर वो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आकर काम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जब तक सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको एक मतलब छोटा सा किस्सा बताता हूं, मैं ऐसे से बहुत सारे किस्से भरे पड़े हैं। जापान गए थे नीतीश जी, तो वहां पर कुछ बिहारी लोग थे, तो वहां पर मिले नीतीश जी से। तो नीतीश जी ने कहा, सरकार ने कहा कि आप बिहार की चीजों को प्रमोट करिए। लोगों को खुशी हुई कि हम अपनी जगह के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कोई फेयर लगता है, मेला लगता है, उसमें एक जगह स्टॉल बुक किया कि हम अपनी चीजों को डिस्प्ले करेंगे, बिहार की चीजों को। और फिर यहां पर सरकार को अप्रोच किया कि आप हमें सामान भेजिए, और उस जगह को बुक करने में 1 लाख रुपया उन लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके खर्च किया आपसी। और यहां से जब सामान मांगा तो बिहार सरकार कहती है कि पहले पैसे दीजिए। बताइए, तो आपकी चीज को प्रमोट करने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, आप उसके पैसे मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार के पास लोग रोज अप्रोच नहीं हो रहा है कि भाई हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं? बिहारियों में सेंटीमेंट नहीं है, वो अपनी जमीन के लिए कुछ करना नहीं चाहते। बहुत सारे तमाम लोग हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या बंदूक वाला पहले हायर करें सुरक्षा के लिए,
क्या बिजली पानी के लिए पहले अपना खुद का प्लांट लगाएं, उसके बाद वो छोटी सी इंडस्ट्री शुरू करें? ये सब चीजें तो सरकार को ही कहना पड़ेगा ना। जितना अपराध है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रण। आपका पड़ोसी राज्य इतना अच्छा कर रहा है और आपके यहाँ नहीं आ सकता है। आप क्या कह देते हैं कि बिहार में समंदर नहीं है? कौन सा नोएडा में समंदर नहीं है? समंदर है। या झारखंड में कौन सा समंदर है? बगल के यूपी में कौन सा समंदर है? वहां पे आ रही है ना इंडस्ट्री। हमारे यहाँ विल पावर नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं। जिस चीज की कमी है वो भी पूरी हो सकती है जन सहयोग से। अगर पैसों की कमी है, नीतीश कुमार जी एक बार या सरकार एक बार खड़े होके साफ मन से अनाउंस करे, अपील करे लोगों को कि पैसे दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, यहां पर तमाम लोग आएंगे। आज तक हमारी सरकार ने इन्वेस्टमेंट मीट कितना किया, कितने लोगों को बुलाया, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया? एक से भी एक बिहारी इंडस्ट्रियलिस्ट है पूरे देश में या दुनिया में, उनको कभी बुलाने की कोशिश की? कभी उनको ये भरोसा दिया कि आप आएंगे तो आपका पैसा नहीं डूबेगा? एक और उदाहरण है बहुत अच्छा, देखिए कैसे बिहार के साथ कोई इन्वेस्ट करेगा। फतुहा के आसपास बियर की फैक्ट्री लगनी थी। फतुहा के आसपास, पटना के पास में फतुहा जगह है, वहां पर बियर की फैक्ट्री लगनी थी। एक कंपनी ने, कार्ल्सबर्ग ने 25 मिलियन यूएसडी का यहां पे एग्रीमेंट साइन किया कि वो लोग करेंगे, और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उसके बाद सरकार का जो पॉलिसी है वो चेंज हो गया। सरकार ने अनाउंस कर दिया कि यहाँ लिक्वर बैन होगा और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होगी, यहाँ प्रोड्यूस भी नहीं होगा। अब उसका लगाया पैसा तो डूब गया। आज किसी भी उस पे गूगल पे आप सर्च मारिए और आपको दिख जाएगा वो केस। उन्होंने समथिंग 400 करोड़, या मुझे फिगर ठीक से याद नहीं है, 400 करोड़ समथिंग का लॉस का दावा किया है, और जो कि उनका जेन्युइन है। फिर क्या हुआ? हेडलाइन बना, यू कांट ट्रस्ट बिहार गवर्नमेंट फॉर बिजनेस। और ये जो हेडलाइन है तमाम बिजनेस मैगजीन्स में आए, पूरी दुनिया ने देखा इस चीज को। आपके यहाँ कौन आएगा? पहले से कोड ऊपर से खुज ली, पहले से कोई नहीं आ रहा था, जो आया उसको आपने थप्पड़ मार के भगा दिया। आपको अगर करना ही था, मैं मना नहीं कर रहा, सरकारें पॉलिसी चेंज करती है, लिक्वर बैन कर सकती है, लेकिन आप उस इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाते, बिठाते, कहते कि देखिए हम ऐसी पॉलिसी लाने जा रहे हैं, आपका जो नुकसान हुआ है वो हमसे ले लीजिए। हम हाथ जोड़कर आपसे कहते हैं कि आइंदा अगर कोई नए प्रोजेक्ट्स आप लेके आएंगे तो उसमें हम आपसे सहयोग करेंगे। उस व्यक्ति का, उस इंडस्ट्रियलिस्ट का या मार्केट का ट्रस्ट आप में बनता कि नहीं, यहाँ की सरकार तो बहुत कोऑपरेटिव है, आपका पैसा नहीं डूबने देगी। हर बिजनेसमैन का सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट करें कम से कम वो न डूबे और उसके बाद प्रॉफिट आए। आपके यहाँ बिजली महंगी है, पूरे देश से बिजली महंगी है। कौन सी ऐसी चीज आपने दी जिसके भरोसे इंडस्ट्री आ सके? आप कहती है ना जन सहयोग की बात कर रही हैं, जन सहयोग से होंगी चीजें, लेकिन उसके लिए भी सरकार को आगे आगे चलना होगा, लोगों को भरोसा देना होगा कि ये जनहित में है। यहां तो भरोसा इस लेवल पर है कि देखा आपने कि किसी ने कहा कि यहां पर टैलेंट की नहीं, पैसों की जरूरत है नौकरी के लिए। तो जब ऐसा भरोसा हो तो कौन कोऑपरेट करेगा? एक से एक भरे पड़े हैं बिहार के इंडस्ट्रियलिस्ट पूरे देश और दुनिया में। अगर सच्चे मन से अगर हमारी सरकार लोगों से रिक्वेस्ट करे, पैसों का अंबार लग जाएगा। 5 साल के अंदर बिहार के हर जिले में कोई ना कोई बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है। मेरा नारा है, या हमारा नारा है बिहार मांग रोजगार का, कि हर जिले में एक बड़ा उद्योग और छोटे काम धंधों को भरपूर सहयोग। तो ये 38 जिले हैं हमारे, 38 इंडस्ट्री लगाने का सपना देखें, और इसके लिए अगर ये शिद्दत से प्रयास करेंगे तो 5 साल के अंदर ये सपना सच होगा। डुएबल है, ये कोई कोर कल्पना नहीं है। जी बिल्कुल रंजय जी, मैं आशा करती हूँ कि ये जो आपका सपना है ये सच हो। एक क्वेश्चन है आपके लिए, चंदन जी पूछ रहे हैं,
काबिलियत के हिसाब से रोजगार नहीं मिलना चाहिए और क्या काबिलियत के हिसाब से रोजगार नहीं मिलना चाहिए? और दूसरी बात ये है कि एक कहावत है, राजा का बेटा राजा बनेगा, या ये आज भी बिहार के लोगों में बहुत हद तक सही होता है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? यहाँ तो काबिलियत के हिसाब से रोजगार मिलने वाली बात अभी और दूर है। कोई रोजगार ही नहीं है। अगर आप मैनेजर की हैसियत रखते हैं काबिलियत में, तो आपको पियोन का भी काम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कुछ बनाया ही नहीं है। तो कहाँ काम मिलेगा? आरक्षण देने में ये माहिर है। 33% प्राइवेट सेक्टर में महिलाओं को भी दे दिया गया। लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया, मैं टॉर्च लेके पूरा शहर घूम गया, मुझे प्राइवेट सेक्टर दिखता ही नहीं है। तो हमारी बहनों को, महिलाओं को कहाँ मिलेगा वो आरक्षण? कौन से इंडस्ट्री में मिलेगा? तो काबिलियत के हिसाब से मिलना अभी दूर है। रोजगार मिलना ही बिहार में भगवान से भेंट करने के बराबर है, या उससे बड़ी चीज है। भगवान शायद पहले मिल जाए, बिहार में रोजगार लेट से मिलेगा। और राजा का बेटा राजा बनेगा की जहां तक बात है, ये शायद इनका इशारा पॉलिटिक्स की तरफ है। तो उसके लिए तो भाई कहीं ना कहीं हम ही हैं कि हम अपना रोजी रोजगार छोड़ के और उनका रोजगार सुनिश्चित करने में लगे होते हैं कि ये फलाना बाबू के बेटे हैं, इन्हीं को हम वोट दें। दूसरे जो ज्यादा डिजर्विंग होते हैं उनको हम नेग्लेक्ट करते हैं। राजा कोई ऐसे ही राजा नहीं बनता है, उसे जनता का पावर मिलता है तब वो राजा बनता है। जनता उनको पावर न दे तो वो राजा नहीं बनेगा। जी, ये बिल्कुल, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। अगर आपको लगता है कि किसी का काम डिजर्विंग है या कोई डिजर्विंग है, तो हम उसे अपना नेता बनाएं, और बिल्कुल ऐसे ही हम अपने नेता को चूज करें, तो शायद बिहार में प्रगति और अच्छी हो, प्रगति बेहतर हो, और बिहार में रोजगार की और अपॉर्चुनिटीज हो। आप देखिए ना, मैं खुद ही विधानसभा का चुनाव लड़ा था इस बार, ठीक है। लोगों ने खूब सराहा, बहुत बढ़िया। आप सोचते हैं कमाल, सोचते हैं आप मेहनत भी कमाल करते हैं, सब कुछ सही है। लेकिन हम वोट किसको देंगे? तो जो बड़ी पार्टी वाला है, किसी बड़ी पार्टी का है, उसको वोट देंगे। वो आपकी समस्या को रखेगा नहीं रखेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो मान रहे थे कि डिजर्विंग हम हैं, लेकिन हम तो वोट नहीं देंगे, किसी और को देंगे, क्योंकि वो बड़ी पार्टी से आता है, उनका बड़ा नाम है, बड़े आदमी हैं, बड़े लोग हैं, उनके लिए बड़े नेता वकालत कर रहे हैं। जबकि लोगों का सवाल होना चाहिए था उस बड़े नेता से कि जो काबिल नहीं है उसकी वकालत तुम कैसे कर रहे हो। लेकिन ये हमारे तरफ से सवाल नहीं जाएगा, उचित प्लेटफॉर्म पे हम सवाल नहीं पूछेंगे। अब मैं अपने विधानसभा में देख सकता हूं सामने सामने कि जो सपने हमने देखे थे, सपने सबको दिखाए थे, हमने रखे थे सामने, उस पर कोई काम नहीं होगा। हमारे यहाँ, मैं कह रहा हूं फिर से, एरू स्टील प्लांट के लिए हमने संघर्ष किया, आज भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जिनको नेतृत्व हमने हाथ में दिया, उस पर कुछ मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, और हम लोग पलायन करते रहेंगे, हम अन्य चीजों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। तो राजा तो हम ही बनाते हैं। तो जी, तो इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले तो नेपोटिज्म के खिलाफ एक लड़ाई और एक जंग छेड़ने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। जी, जहां नेपोटिज्म आती है उसके सामने देखिए, अवेयर रहिए, वो कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। कॉन्शियस रहिए, हर चीजों पर विचारशील रहिए, वो अपने आप हो जाएगा। उसमें कुछ मतलब एक अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम उनके मतलब घर में जाके थोड़ा ही कुछ करना है। हमें जब वोट देने का टाइम आए, हम वाइजली वोट कर दें, हो गया। नेपोटिज्म कहीं दिखेगा नहीं आपको। जी, ये बिल्कुल। रंजय जी, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, कृषि प्रधान इलाका है बिहार, और यहाँ पर इंडस्ट्रीज की कमी है। लेकिन एक चीज और मैं आपको दोबारा आंकड़ों के खेल में बांधूंगी। तो हम कुछ समय पहले से देखते आ रहे हैं कि बिहार में बाढ़ डेवलपमेंट
के लिए एक अभिशाप है मेरे अनुसार, और आप जैसा कहते हैं कि ये सिर्फ एक बहाना है। तो बिहार में लेकिन 2.2% भूभाग जो है ये जंगल से भरा हुआ है, और 2020 में, सिर्फ 2020 में 1410 एकड़ प्राकृतिक जंगल जो हैं वो बिहार ने खोए हैं। परंतु इसके एवज में जो एक हमें डेवलपमेंट, प्रगति दिखनी थी, वो कुछ ठोस दिख नहीं रही है। लेकिन इसी तरह जो कटाव हो रहा है उसके कारण और भी कई प्राकृतिक आपदाओं को हम न्योता दे रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने ठीक कहा कि 3% का जंगल होना चाहिए कम से कम, और उससे हम बहुत कम हैं, और जो हैं भी उनका भी कटाव हो रहा है। हमारी सरकार ने मानव श्रृंखला बनाई थी पेड़ लगाने के लिए। अब सवाल ये बनता है कि उसमें कितने पेड़ लगे। पूरे बिहार में लोग श्रृंखला में खड़े तो हुए, लाइन लग के खड़े हुए। हालांकि मेरा सुझाव था कि अगर आप श्रृंखला ही लगा रहे हैं तो जितने लोग खड़े हो रहे हैं उनके हर के हाथ में एक पौधा दे देते और उसको रोपने के लिए कहते तो फ्रूटफुल होता। जितने लोग खड़े हुए थे उतने पेड़ तो लग जाते। लेकिन आपने खूब हंगामा किया, खूब पैसा खर्च किया, पेड़ कितने लगे? हर साल आप पेड़ लगाते हैं, पेड़ जाते कहां हैं? अगेन वो मॉनिटरिंग वाली बात, एग्जीक्यूशन वाली बात। और पेड़ आप जो लगा रहे हैं सिर्फ जंगली क्यों लगा रहे हैं? जो भी लगा रहे हैं, जितने भी लगा रहे हैं, आप फलदार वृक्ष क्यों नहीं लगा रहे हैं? फलदार वृक्ष से आय भी बढ़ेगी लोगों की। सपोज एक ABCD रोड हमने लिया, रोड के किनारे किनारे हमने 5000 पेड़ लगवा दिए, और उसके बाद अगर हम उनको टेंडर करें तो कुछ आय सरकार को भी हो जाए, कुछ आय वहां के नवयुवकों को हो जाए। फलदार वृक्ष पर भी काम करना चाहिए। लेकिन बेसिक ये है कि वो पेड़ लगे कहां, गए कहां इतने पैसे खर्च करके। और बाढ़ की जहां तक बात है, तो बाढ़ के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि बाढ़ समस्या नहीं है। आम लोग के लिए तो बाढ़ बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन नेताओं के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे पैसे आते हैं बाढ़ के नाम पर, बहुत सारा फंड आता है, और उसके बाद फिर समझ रहे हैं कि पॉलिटिक्स है, चुनाव में खर्च होता है, फंड चाहिए, तो कहीं ना कहीं दिखता ही है। तो इन सब चीजों से अगर हम बाहर निकलें और सीरियसली काम करें तो बाढ़ को एड्रेस करना तो बहुत जरूरी है। और सरकार इस पर बिल्कुल भी मौन है। कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन की कोई बात ही नहीं होती हमारे यहाँ, कभी नहीं। एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि इसने पूरा खाका तैयार किया, इसने इस पर काम किया, कोई सरकार नहीं कर रही। वो इस बाढ़ को जिंदा रखना चाहते हैं ताकि हम मरे और उनका जेब भरे। जी धन्यवाद। इस पर पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता कि इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन मुझे जो आगे एज अ विजन दिख रहा है, पिछले कुछ सालों में जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन हुआ है उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो बहुत बढ़ गई है। कहाँ हम कहते हैं कि बहुत कम मात्रा में होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और आज की डेट में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन कुछ नहीं भी तो 440 ppm हो गया है, जो कि इंसान के लिए बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हम खोज रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स जो हैं इनको छोड़ करके हम कोई दूसरे रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज कर लें, जैसे कि हम सोलर एनर्जी यूज कर लें, विंड एनर्जी यूज कर लें, या फिर हम अमोनिया, जापान में अमोनिया के बारे में रिसर्च चल रही है। तो इन सारी चीजों को विश्व भर में लोग प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसे हमें बिहार में लागू करने के लिए कुछ स्पेशल R&D या कुछ करने की पहल करनी चाहिए कि वो शुरू हो चुका है? देखिए, ऐसा है कि छोटे बच्चे को ABCD सिखाया जाता है, उसको पहला जो शब्द है वो चेकोस्लोवाकिया बोलने के लिए नहीं कहा जाता है, ठीक है? तो अभी हम लोग उसमें अमोनिया और उसमें बहुत दूर हैं।
बिहार में जब बेसिक कॉलेज में एक लाइब्रेरी लैब नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, कोई रिसर्च वर्क नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, कहाँ हम अमोनिया को लेकर बैठ जाएंगे? अभी बेसिक तो हम दुरुस्त कर लें। अगर इतना R&D पर खर्च ही करती, इतना फोकस ही होता, तो आज हम इस स्थिति में थोड़े ना होते। अभी जो बेसिक है, देखिए पेड़ पौधा अगर लगाना है, इसको बढ़ाना है 3% या 3% प्लस जाना है हमको, तो किसान जिंदाबाद, किसान को कर देंगे। उनसे आप बात तो कीजिए, सही दिशा में पहल तो कीजिए, ये हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और बिहार में जो एक बड़ा प्रदूषण का कारण है, वो सड़क के किनारे डस्ट है। अगर मेरे पास कुछ फोटोग्राफ होता या जो लोग हैं वो मेरी बात को ठीक से समझ सकेंगे। अगर हम किसी सड़क पर 22 फीट का सड़क है, तो उसमें बीच में 14 फीट जो है वो पक्का बना हुआ है, और 4 फीट इधर और 4 फीट इधर मिट्टी होता है, जिस पर जब गाड़ियां गुजरती है ना, तो उससे धूल उत्पन्न होता है और वो हवा में होता है। यहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं है कि धुआं निकल रहा है। इंडस्ट्री बिहार में नहीं है, चिमनी नहीं है कि धुआं निकल रहा है। और जंगल बढ़ाने की बात है तो सार्थक कदम अगर सरकार उठाए तो चीजें हो सकती है। और जहां तक जो चीजें आपने रखी, जीवाश्म ईंधन और अमोनिया और इन चीजों के ऊपर अगर सरकार काम कर सके तो बहुत अच्छा है। ये जन सहयोग से तो शायद होगा नहीं कि इसमें हम आप पहल कर लेंगे तो चीजें हो जाएंगी। रिसर्च के लिए बहुत सारे चीजें चाहिए होती है। हाँ, ये जरूर है, आप और हम दोनों मिलकर बिहार के टैलेंट से अपील कर सकते हैं कि अगर कुछ लोग इस पर काम कर सकते हैं तो आगे आइए, चीजों को रखिए। अगर आपके पास कोई रिसर्च है, देश या दुनिया के किसी भाग में कोई बिहारी इस तरह का काम कर रहा है या उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो वो आगे आए, सरकार को भी सुझाए। हम लोग भी आवाज उठाएंगे आपके उसमें, ताकि आपकी आवाज दबे नहीं और सही जगह पर पहुंच सके। मुद्दा भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है शायद जहां पर आपकी आवाज को इको मिलेगा। अगर आपकी कोई समस्या है या आप कोई बात सरकार तक कहना चाहते हैं और नहीं कह पा रहे हैं, तो मुद्दा ऐप के माध्यम से आप वहां पहुंचा सकते हैं। इन्होंने क्या किया है मुद्दा ने कि डिफरेंट ग्रुप्स बना रहे हैं, जिला वाइज, ब्लॉक वाइज, जिसमें कंसर्न जो अथॉरिटी है उनको शामिल करने की इनकी कोशिश है। तो आप जब अपनी बात इनसे साझा करेंगे, शेयर करेंगे, तो ये आपकी बात को कंसर्न ग्रुप में रखेंगे, ताकि वहां पर जो अधिकारी हैं, जो कंसर्न लोग हैं, उन तक पहुंच सके। तो शायद अमोनिया के ऊपर रिसर्च या बाकी चीजों के ऊपर रिसर्च या कोई भी R&D है जो बिहार के हित में हो सकता है, वो भी शायद अगर आप मुद्दा ऐप से शेयर करें तो ये लोग उसको एम्फसिस दें। गलत कह रहा हूं श्रेया जी? जी बिल्कुल रंजय जी, धन्यवाद। आपने मुद्दा पर इतना भरोसा किया। और सिर्फ बिहार ही नहीं, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी समस्या या कोई भी समाधान लगता है जो कि हम यूज कर सकते हैं, तो आप उन्हें कहीं पर भी हाईलाइट कर सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच रंजय जी। अभी तक हमने जितनी भी बातें की, इनमें हमने अलग अलग तरह से रोजगार और बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के बारे में बात की। लेकिन अब हम अगर बात करें जो पलायन होता है उनके बारे में स्पेसिफिकली, तो ये जो पलायन हो रहा है, ये 2020 में किस लेवल पे पहुंचा है, ये हमें समझ में आया जब लेबर माइग्रेशन हुआ था। उस समय हमें समझ में आया कि किस तरह की लहर सी थी। लोग मुंबई, चाहे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, कहीं से भी कैसे अपने अपने घर की ओर जा रहे थे। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको फाइट करने के लिए नीतीश जी ने कहा था कि वो रोजगार देंगे जो भी सिटीजन्स या जो भी नागरिक बिहार से पलायन करते हैं उनको। लेकिन हमें पता है कि ग्राउंड लेवल पे ये सच नहीं हो पाया। तो इसके लिए हम मुद्दा के रूप में किस तरह हेल्पफुल हो सकते हैं, या जनता क्या कदम उठा सकती है आज? देखिए, ये तो आपने सही कहा कि इन्होंने जो कहा था कि प्रवासी लोग आ जाइए, हम आपको यहीं रोजगार देंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और उसके बाद बेचारे आए भी, जो जितना कमाया था वो घर में बैठ के खाए लॉकडाउन में, और उसके बाद आसपास भटके काम खोजने के लिए, कहीं काम नहीं मिला तो फिर से ट्रेन पकड़ के लोग चले गए। ये हर गांव में, हर मोहल्ले में, या मुझे लगता है कि करीब करीब हर घर में ऐसा हुआ है। तो इसकी एक वजह ये भी है कि अजीब सा, वही मैं फिर से कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं हालांकि, कि इनको मिसकॉन्सेप्शन है कि सिर्फ मजदूर जाते हैं। और आपने एक बात कही कि जब लोग चल के आ रहे थे तभी वो हृदय विदारक, हार्ट ब्रेकिंग जो विजुअल्स आए, उसके माध्यम से दुनिया जान पाई कि बिहार कहाँ खड़ी है, एक राज्य के रूप में बिहार कहाँ पर स्टैंड करता है। कि जब आपका उप मुख्यमंत्री कह देता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेस कहाँ हैं कि हम अपने लोगों को ला सकें, जब आपका मुख्यमंत्री इस पर कुछ बोलता नहीं है, जब जो जहां पर फंसे हुए लोग हैं वो अजीब असहाय महसूस करते हैं, जब महाराष्ट्र की सरकार, जब बाकी सरकारें कहने लगती है कि अब वापस घर जाओ, तो जो असहज महसूस करते हैं, निसहाय महसूस करते हैं, सरकार ने कहा कि आप ऐप पर आप अपने बारे में बताइए, हम वहां पर आपको मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐप पर आज भी ज्यादातर मजदूरों के पास में कोई एंड्रॉइड फोन नहीं है, और वो बगल के कैफे में जाने के लिए घर से बाहर निकलते थे और पुलिस डंडे मारती थी। एक बेटी हरियाणा से साइकिल चला के अपने पिता को लेके बिहार आई। कई सारी माओं ने अपने बच्चों को ट्रॉली बैग पर रखा और घसीटते हुए लेके चल दी। चल रहे हैं तो लोग चल ही रहे हैं। बहुत सारे लोग बीच में दम तोड़ दिए। एक बेगूसराय के थे जो कि गोरखपुर में दम तोड़ दिए, राम ही नाम था उनका, वो दम तोड़ दिया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई। आप कह रही हैं कि इसके बाद ही लोगों ने जाना, लेकिन बिहार सरकार तो पहले से जानती थी। 2019 में, हो सकता है कि ईयर में मैं थोड़ा सा वो हूं, 2019 में अकेले नॉर्थ बिहार से 3 दिन में 2 करोड़ का टिकट बिका था। 2 करोड़ का, 2-3 स्टेशन मिला के। सोचिए कि कितने लोग गए थे। ये सरकार के पास, बिहार सरकार के पास तो था, या सरकार अनभिज्ञ है कि कितने लोग जा रहे हैं, उनको नहीं पता। यहां से जाके गुजरात में छठ घाट का उद्घाटन करते हैं, उनको नहीं पता कि यहां बिहारी रह रहे हैं। यहां तक तो हमारे नीतीश कुमार जी तो प्राउड फील करते थे कि बिहारी जहां जाता है वहां कमा कर खाता है, हमें गौरव है बिहारियों पर। अरे भाई, तुम काम नहीं दोगे, अपने यहाँ घर में काम नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो जाकर वो अपना पेट भरेगा कि भूखा मरेगा। अपने बच्चों को पालना है, अपने परिवार को पालना है, तो लोग काम करेंगे ही और कहीं ना कहीं जाएंगे ही। इसमें किसी भी सरकार का बड़कपन नहीं है, यह गर्व महसूस करने की बात नहीं है। हो सकता है कि नीतीश कुमार जी को या किसी सरकार को अपने पलायित जनता पर गौरव हो, लेकिन ऐसे लोग, मैं भी पलायन का शिकार रहा हूं, हमें अपनी सरकार पर कोई गौरव नहीं होता है जब वो हमें पलायन को मजबूर करते हैं। कोई गौरव नहीं है। इनको किसी भी हाल में बिहार में रोजी रोजगार के लिए काम करना ही होगा, उद्योग लाने होंगे, इंडस्ट्री लानी होगी, तभी रास्ता है। हम जनता के रूप में हम सबसे हाथ जोड़कर बार बार अपील करते हैं, और इसीलिए प्लेटफॉर्म भी हमने बनाया है बिहार मांगे रोजगार, कि अपने नेताओं से बात करिए। जिसको आपने चुना 2020 में, वोट दिया, उससे कहिए कि तुम विधानसभा में आवाज उठाओ कि रोजी रोजगार आए, फैक्ट्री लगे, उद्योग लगे, जो बंद मिल है वो चालू हो। करते क्या है आप विधानसभा में? किसके लिए आपको भेजते हैं? 1,00,000-1,50,000 रुपए की सैलरी लेने के लिए नहीं भेजते हैं। हम भेजते हैं कि आप हमारे मुद्दों पर बात कर सकें, और कोई विधायक सांसद नहीं कर रहा है। तो हम जनता के रूप में उन पर प्रेशर बनाएं कि सर, आपने कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो आप खड़े खड़े तो हमारा तमाशा देखेंगे, हमारी बर्बादी का, कि कुछ करेंगे? जाइए सदन में इस पर बात करिए, सॉल्यूशन लेके आइए, काम लाइए, इंडस्ट्री लाइए, खेती में क्या कुछ हो सकता है इसके बारे में बताइए। बात करते हैं कैश क्रॉप की। कोई योजना है आपके नजर में जो कि कैसे हो, वो प्रैक्टिकली लोगों को सिखा रही हो सरकार? नहीं।
हमारे पास एक्सपोजर नहीं है किसान के रूप में। लोग आजकल इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन कौन सा चीज कितना सही है कितना गलत है ये कौन हमें गाइड करेगी? तो जनता के रूप में हम एक प्रेशर बना सकते हैं अपने नेताओं पर। तो ठीक है, हम मुख्यमंत्री जी को डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं, अपने विधायक जी को तो वोट करते हैं, उनसे सवाल तो पूछ सकते हैं, उनसे पूछना होगा। हम सड़क पर शायद नहीं बार बार निकल सकते हैं, लेकिन कभी कभी अगर निकलने की जरूरत महसूस हो और कोई कॉल दे तो निकलिए और बताइए कि हमें 5 किलो अनाज सब्सिडी वाला नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें काम चाहिए। काम रहेगा आपके पास, आपके यहाँ 5 किलो अनाज के हिसाब से 10 किलो 15 किलो जो भी आएगा उससे आपका दिन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपका एक बेटा भाई बहन 15,000 20,000 महीना कमाएगी और घर में 2 लोग 3 लोग कमाने वाले होंगे तो 30-40 हजार रुपए जब महीने का आएगा ना, तब आपका परिवार खुशहाल होगा, तब आप खुशहाल होंगे, तब आप रोटी कपड़ा मकान या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो अच्छे बच्चों अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, नहीं तो नहीं दे सकेंगे। तो जनता के रूप में हम सचमुच में बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत ये हो कि हम अपने नेताओं से बात करना शुरू करें। नेताजी उस टाइम तो बहुत सुगर कोटेड वर्ड्स यूज करते थे कि हम आपके लिए हैं, जान दे देंगे, खड़े हैं, सब दिन खड़े रहेंगे। आज क्यों खड़े नहीं है जब बात हमारी रोजी रोजगार की है, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए, सबके लिए हमें बिहार से बाहर जाना है। आप किस लिए खड़े हैं? तमाशा देखने के लिए? ये सवाल हमें अपने नेताओं से पूछना होगा, जनप्रतिनिधि से पूछना होगा। मेरे नजर में लीडरशिप का मतलब है who can lead you towards wellness, towards wealth, towards better life। और अगर वो हमें लीड नहीं कर रहे हैं तो हमारा लीडरशिप के लायक वो नहीं है। हमें अपने नेताओं से सवाल पूछना हो। जी बिल्कुल, धन्यवाद रंजय जी। यहाँ पर आपने बहुत ही सहज ढंग से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने की बात कर दी है, जो कि आज के लोगों को समझाना बहुत जरूरी था। तो द पॉइंट इज कि हमें अपना स्टैंड लेना होगा और एक जो मिसकम्युनिकेशन है वो बिल्कुल खत्म करना होगा जो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में है। ये बहुत ही जरूरी है आज के डेट में। और एक बात और है जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगती है और जो मुझे लगता है कि जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। झारखंड और बिहार में माइका बहुत मिलता है और सबसे दुखद बात यह है कि ये जो माइका मिलता है इसकी माइनिंग में कुछ इलीगल काम होते हैं जो कि ज्यादातर बच्चों से करवाए जाते हैं। इसके खिलाफ पहल करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल माइका एसोसिएशन बनाई गई है बड़े कंपनियों के द्वारा, जिनका काम ये है या जिनका ये प्लेज है कि वो किसी भी तरह के इलीगल माइका माइनिंग एक्टिविटी से माइका नहीं लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है, लेकिन बिहार सरकार या बिहार की जनता ने या झारखंड की जनता या नेशन वाइड इसके खिलाफ आवाज आज तक बहुत समय तक उठाई नहीं गई थी। तो इसका कारण आपके अनुसार क्या हो सकता है? वही नजरअंदाजी? देखिए मतलब मैं कह रहा हूं अगेन कि पॉलिसी में, आइडियोलॉजी में, बात करने में सब कुछ अच्छा लगता है, बढ़िया बढ़िया बात करना बढ़िया ही लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल होना। बैन तो बिहार में शराब भी है, बैन है एकदम, सरकार के अनुसार पूछ लीजिए, उन्होंने कानून बना दिए, बैन है। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल क्या है? होम डिलीवरी हो रही है। पीने वाला महंगा पी रहा है, बेचने वाला जो रिस्क ले रहा है वो 4 गुना 5 गुना 10 गुना ज्यादा कमा रहा है। जो गलत मॉनिटर करने वाले लोग हैं उनकी जेब गरम हो रही है, जो संरक्षण देने वाले लोग हैं उनकी भी जेब गरम हो रही है। घाटे में कौन? तो सरकारी कोष, सरकारी खजाना। तो वॉक द टॉक सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि मिसिंग है।
हम कहते तो हैं, पॉलिसीज तो बना लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग जो है वो बिहार सरकार की हमेशा से कमजोरी रही। झारखंड और बाकी चीजों पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए क्षमा कीजिएगा, मेरे लिए बिहार 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 के अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, तो मैं ज्यादा कुछ बाकी राज्यों पर नहीं कमेंट करूंगा। जी ठीक है, धन्यवाद रंजय जी। लेकिन बिहार मांगे रोजगार एज अ संगठन आप लोगों ने क्या किया है, या आप क्या आपके विजन है कि बिहार में रोजगार बढ़े? देखिए 2016 से, अभी आपने इंट्रो किया था कि 2016 से आप एक ग्रुप के रूप में, संगठन के रूप में आप आए। आज आप किसी भी सोशल मीडिया पर या कहीं भी आप मांगे टाइप करिए, आपको हजारों हजार नाम मिल जाएंगे। देश मांगे समान कानून, मोतिहारी मांगे एयरपोर्ट, ये मांगे ये मांगी ये सब कहीं ना कहीं हमारे प्लेटफॉर्म की चर्चा के चलते ही हुआ। 2020 के चुनाव में आपने देखा, किसी ने 10 लाख नौकरियां दी, किसी ने 15 लाख नौकरियां दी, किसी ने 25 लाख नौकरियां दी, सबने अपने अपने बोली लगाए। उसमें हम नहीं कह रहे हैं कि पूरा का पूरा श्रेय हमें जाता है, पर थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो हमारा भी है। ये बिगुल जो हमने फूका, लोगों को मजबूर किया इस पर बात करने के लिए कि रोजी रोजगार पर बात हो, ये अभी तक हम कर पाए हैं। हम बहुत साधारण लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं, अपना दाल रोटी कमाते हैं, साथ साथ में सभी मिलकर इकट्ठे एक यूनिटी के रूप में, यूनिट के रूप में हम आवाज उठा रहे हैं सरकार का ध्यान बंद मिलों की तरफ, चालू होने वाले रोजगार की तरफ। जैसा कि हमने कहा कि हर जिले में बड़ा उद्योग, छोटे काम धंधे को भरपूर सहयोग, इस ओर हम खींच सके, हमारी कुव्यवस्था की तरफ खींच सके। ये काम हम कर रहे हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी जो लिमिट है, हमारी जितनी क्षमता है ईश्वर ने दी है उस अनुसार। और हमें लगता है थोड़ी से ही हमें सफलता तो मिली है। जैसे जैसे हम मजबूत होंगे, सरकार से हमारा सीधा संवाद हो सकेगा, वैसे ही हम बेहतर और शायद प्रेशर बन सकेंगे। अभी हम एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रहे हैं लगातार, और कुछ आवाज तो सुनी गई है, लोगों तक पहुंची है, नेताओं तक पहुंची है। उम्मीद करते हैं कि इस पर जल्दी ही काम भी होगा। जी, ये तो बहुत ही जरूरी है। सबसे अहम चीज किसी भी प्रगति की कदम के लिए होता है एक पहल, जो कि मुझे लगता है कि आपने बिहार मांगे रोजगार के जरिए शुरू किया है। बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद रंजय जी। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर ढेर सारे कमेंट आए हैं जिसमें कि बहुत सारे बातें लोगों ने कही हैं, बहुत लोगों ने अपने ओपिनियन रखे हैं, जो कि पढ़ने में मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। और नहीं तो बहुत हम चाहेंगे अगर एक दो सवाल और उसमें से ले लें लोगों के तो अच्छा रहेगा, या सवाल कोई है तो, या पढ़ दें उनके कमेंट्स कुछ लोगों के। सवाल तो ऐसे नहीं है, वो सब बस एक तो सहमति थे और कुछ ओपिनियंस थे जो कि आपके साथ आए हैं। और अभी लेटेस्ट कमेंट अगर मैं बोलूं तो ये है कि शराब बिहार में बंद नहीं, बस दाम बढ़ गई है। ये रियल फैक्ट एक लिखा है राहुल सेन जी ने जी। और जब हम नेपोटिज्म की बात कर रहे थे उस समय शुभम जी ने लिखा था, अभिनेता का बेटा का फिल्म देखना और नेता के बेटे को वोट देना बंद कर दीजिए, तभी तो और किसी के परिवार को भी मौका मिलेगा। तो ये एक विनती थी कहीं ना कहीं सभी नागरिकों से देश भर के। और इसी तरह बहुत सारी बातें आई हैं जो कि बाढ़ से रिलेटेड या फिर जितनी भी हमारी डिस्कशंस हुई हैं उनमें लोगों ने अपने विचार भी बहुत बढ़ के आगे रखे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने, जो भी लोग जुड़े, जिन्होंने भी ये लाइव देखा और जिन्होंने भी अपने विचार रखे। और फिर कभी कोई अगर सेशन श्रेया जी अगर मौका देंगी फिर बुलाएंगी, और इन सवालों को पढ़ के उसमें से कुछ सवाल रखेंगी तो कोशिश करेंगे कि उस पर भी चर्चा हो। और मैं तो हमेशा आप लोगों के लिए हूँ, जब भी आप कोई सवाल करेंगे हम आप खड़े हैं। हम अगर कोई
सीधे सीधे जवाब मैं नहीं कहता, लेकिन मिलकर चर्चा कर सकते हैं, मिलकर डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे कि उस पर कुछ निचोड़ निकले। धन्यवाद रंजय जी, हम पर विश्वास कर मुद्दा में आज आके हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। और हम खुद चाहते हैं कि आपके साथ और भी बहुत सारे डिस्कशंस हो जिनमें हम और अलग अलग मुद्दे उठाएं, जिनका कि हम सोल्यूशन खोज सके या जिन पे कम से कम हम बात कर सकें। और आप सभी को इंट्रोड्यूसिंग मुद्दा ऐप, इंडियाज सोशल इशू ऐप। अपनी खुद आपका की म्यूट हो कम्युनिटी गया। बनाएं, आसानी से अपने ग्रुप का आपका पता माइक लगाएं म्यूट हो जो गया आपके है। क्षेत्र के नाम पर है और अपने मुद्दों सो वो एक वीडियो प्ले हो रहा था मुद्दा का, व्हाट मुद्दा इज। तो मैं वही बोल रही थी कि आपको इन जनरल ऑडियंस को, जो भी हमें अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है या कोई सोल्यूशन है या कोई बात है जो आपको शेयर करनी है, तो आप वो बहुत ही वर्गीकृत तरीके से लोकेशन बेस्ड, प्रॉब्लम बेस्ड मुद्दा पर जाकर के आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं या आप उसको शेयर कर सकते हैं। और इसी के इंट्रोड्यूसिंग मुद्दा ऐप, इंडियाज सोशल इशू ऐप। अपनी खुद की कम्युनिटी बनाएं, आसानी से अपने ग्रुप का पता लगाएं जो आपके क्षेत्र के नाम पर है और अपने मुद्दों, चलिए, शायद वो वीडियो प्ले करके बताना चाहते हैं कि मुद्दा क्या है, लेकिन उनका वीडियो प्ले और लाइव के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। अपडेट हम उपयोगकर्ताओं के अनुभव के जैसा कि श्रेया जी ने बताया कि इनकी कोशिश है कि करते हैं ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर भी कोई सामाजिक समस्या है, कोई सरकार से समस्या है, कोई और बात है और उसको आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप प्लेटफॉर्म नहीं खोज पा रहे हैं, तो आप मुद्दा के साथ जुड़िए, वहां पर अपनी बात रखिए। ये संबंधित अधिकारी तक, संबंधित डिपार्टमेंट तक पहुंचाने की आपकी कोशिश करेंगे और यही वीडियो शायद ये लोग प्ले करना चाहते थे। जी, शुक्रिया रंजय जी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप मुद्दा में जुड़े और आगे और लाइव स्ट्रीमिंग में आप हमारे साथ जुड़ते रहिए ताकि हम और अलग अलग बातों पर आपके बहुमूल्य ओपिनियंस को देख सकें। जी धन्यवाद। इंट्रोड्यूसिंग मुद्दा ऐप, इंडियाज सोशल इशू ऐप। अपनी खुद की कम्युनिटी बनाएं, आसानी से अपने ग्रुप का पता लगाएं जो आपके क्षेत्र के नाम पर है और अपने मुद्दों, समस्याओं आदि को ग्रुप में डालना शुरू करें। अपने इलाके के अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ जुड़ें। समय पर नियमित अपडेट। हम उपयोगकर्ताओं के अनुभव के महत्व को जानते हैं और हम इसके बारे में भी परवाह करते हैं। भविष्य के वर्जन में हर बार कुछ बेहतर मिलेगा। जैसे कि आप विकसित करते हैं, हम बढ़ते हैं। बड़े पैमाने पर आउटरीच। हमारे ऐप में 10 लाख से अधिक ग्रुप हैं और आप आसानी से अपनी समस्याओं को कहीं भी साझा कर सकते हैं। ट्रेंडिंग पोस्ट, सर्च हेल्प, क्विक मेन्यू और यूट्यूब वीडियोस, यह सब एक मंच में। ऐप खोले, अपने ग्रुप का चयन करें, उपयोगकर्ताओं के साथ जुड़े, अपनी समस्याओं और मुद्दों को पोस्ट करें। प्रयोग करने के लिए बेहद आसान और सब कुछ बस एक क्लिक दूर। ऐप हर डिवाइस, पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन पर उपलब्ध है। अभी मुद्दा ऐप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध।